तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज एक बार बात फिर उस इशू की करेंगे जो थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में आज कुछ जो फीमेल पहलवान हैं, जो औरतें पहलवान लड़कियां हमारी, उनकी आज स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं। उनमें से माइनर की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गई होगी शाम तक, और उसके साथ साथ वो स्टेटमेंट सेक्शन 164 के नीचे मजिस्ट्रेट के सामने भी लिखवाई जाएगी। और मजिस्ट्रेट के सामने दी गई स्टेटमेंट एक पीस ऑफ एविडेंस होती है जिसको बदला नहीं जा सकता। स्टेटमेंट देने वाला भी अपनी स्टेटमेंट वापस नहीं ले सकता। तो जो भी शख्स, वो भले माइनर हो या अडल्ट हो, जब एक बार अपनी स्टेटमेंट देता है तो पूरे होशो हवास में देता है, ये जानते हुए कि कल को उसकी स्टेटमेंट उसके खिलाफ जा सकती है अगर उसने कोई गलत बात की या झूठ बोला। तो इसलिए ये कहना, मीडिया में जो अटकलबाजियाँ चलाना कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है बीजेपी के नेता के खिलाफ, अरे भाई, उस नेता का इतिहास तो देख लो। उस नेता का पिछले 1990 से लेके अभी तक का 33-34 साल का रिकॉर्ड तो देख लीजिए। क्या क्या चांद लगाए हैं उन्होंने अपने कैरियर में। इतने केसेस होने के बावजूद टाडा के नीचे रहे, तिहाड़ जेल में रहे। बाबरी मस्जिद गिराने का केस भी चला जिसमें LK अडवाणी जी भी शामिल थे। वो दूसरी बात है कि बहुत साल केस लटकाए जाने के बाद उनको बरी कर दिया गया, लेकिन इतने साल वो उस साजिश में शामिल थे। इसी तरह 1996 में यही आदमी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, और इसके साथ कौन थे आप सुन के हैरान रह जाओगे। इनके साथी जोड़ीदार कौन थे? सुभाष सिंह ठाकुर। उसके बाद वसई विरार के सबसे बड़ा सरगना जतेंद्र भाई ठाकुर, वो इनके साथ थे। किशोर गिरक्कापट्टी और रमेश पाटिल करके महाराष्ट्र का और 3-4 लोग थे। 6 लोग थे टोटल, जिनको नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था IB के एक बड़े ऑपरेशन में। उसके बाद इनको CBI के हवाले किया गया मुंबई के 1992 के JJ हॉस्पिटल अटैक केस में, जिसमें अरुण गवली के एक आदमी को मार दिया गया और 2 पुलिस वाले मारे गए थे। इतना बड़ा अटैक हुआ था। उनमें जो हमलावर थे वो दाऊद इब्राहिम के लोग थे। दाऊद इब्राहिम ने उनको हायर किया था JJ हॉस्पिटल पे जो अटैक करने के लिए, उस शख्स के ऊपर जिसने दाऊद इब्राहिम के बहनोई को मारा था, उसका बदला लिया जा रहा था अरुण गवली गैंग से। तो बहुत चर्चा में रहा था 92 का वो JJ हॉस्पिटल हत्याकांड। और उसमें कल्पनाथ राय हुआ करते थे जो केंद्र में बिजली मंत्री थे, पावर मिनिस्टर थे। उनको भी इस केस में शामिल किया गया, तो उनको सज़ा भी हुई थी बाद में। उनका एक PA भी था शायद इसमें इन्वॉल्व, और उनके कहने पे इस शख्स ने, ब्रजभूषण शरण सिंह ने, उस केस के आरोपियों को पनाह दी थी। इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने इन सब के ऊपर टाड़ा लगाया था, और उसी टाड़ा के तहत ये सब लोग अरेस्ट हुए थे। और उस CBI के, उस IB के इंटरोगेशन में पहली बार सुभाष सिंह ठाकुर ने ये बात कबूली थी कि मैंने 400 से ज़्यादा मर्डर कर दिए हैं, लेकिन पूरी गिनती मुझे याद नहीं। जब पूछा गया कि वो लाशें कहाँ गई, कौन लोग थे, बोलते जो भी थे, गर्दन काटी और बॉडी को नदी में फेंक दिया।
तो इस तरीके के जवाब दिए गए थे। आज भी सुभाष सिंह ठाकुर यूपी की एक जेल में उम्र कैद काट रहा है उसी केस में। उनके ये साथी टाड़ा में तिहाड़ जेल में बंद थे। तभी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े नेता थे देश के, खाली बीजेपी की नहीं, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये भाई साहब वाजपेयी जी की पार्टी के लीडर थे। ये जेल में चले गए तो एक खत लिखा वाजपेयी जी को, जब वो 13 दिन की सरकार चला रहे थे, कि इस तरह से मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ गिर गया है, आपकी मुझे गाइडेंस चाहिए। तो वाजपेयी जी ने एक छोटा सा हाथ लिखित लेटर लिखा, जो ब्रिजभूषण साहब बहुत लोगों को मान से दिखाते हैं, शायद अपने घर में कहीं फ्रेम करवा के लगाया भी होगा। वहाँ पे वाजपेयी जी ने इनको हौसला दिया है कि कोई बात नहीं, ऐसे केस चलते रहते हैं, बुरे दिन नहीं रहे, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तो आप कोशिश कीजिए जेल में वीर सावरकर जी की किताबें पढ़ने में, आप संगीत सुनिए, कुछ अच्छा काम करके अपना टाइम पास कीजिए और बाहर आइए तो एक अच्छे इंसान बन के आइए। इस किस्म की सलाह, वाजपेयी जी बहुत सियाने लीडर थे, बहुत अक्लमंद थे और बहुत उनकी सलाह में दम होता था। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो बात मान ली होती, वीर सावरकर जी की किताबें पढ़ ली होती, जेल में बैठ के संगीत सुना होता, मन की शांति के लिए कुछ कदम उठाए होते, कुछ योग किया होता, धार्मिक ग्रंथ पढ़े होते, तो उस जेल से टाड़ा खत्म होने के बाद, बाहर आने के बाद इस किस्म के काम दोबारा नहीं करते। उसी चक्कर में जो इलेक्शन हुई उनमें इनको टिकट नहीं दिया गया टाड़ा के चलते। इनकी पत्नी केतकी को टिकट दिया गया और वो जीत के आई, लेकिन इन्होंने फिर भी वाजपेयी जी की सलाह पे अमल नहीं किया। अब आज भी एक मौका है, इस समय पे इनकी वजह से पूरी बीजेपी का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि इसी महोदय ने वाजपेयी जी की वो हाथ से लिखी हुई चिट्ठी पब्लिक की होगी, नहीं तो किसी के पास कैसे जाएगी, लिखी इनको गई थी, इनको संभाल के रखनी चाहिए थी। अभी तो नहीं की होगी, पब्लिक तो पहले की होगी, जब अपनी बढ़ाई चढ़ाई दिखानी थी लोगों को, किसी इलेक्शन कैंपेन के चक्कर में पब्लिक की होगी। लेकिन उनके दुश्मन आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो चिट्ठी घूम रही है। हम भी आपको इस आज की इस एपिसोड के साथ दिखाएंगे। छोटा सा लेटर है, लेकिन वाजपेयी ने को बुरी बात नहीं की, उसमें बहुत अच्छी सलाह दी है। तो ऐसे शख्स जिनका पुराना जो पिछोकड़ रहा है वो बहुत अजीबोगरीब है। मेरे पास दर्जनों मैसेज आए यूपी से, लोगों ने लंबे लंबे ईमेल किए, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे। ये चिट्ठी वाजपेयी जी की भी उत्तर प्रदेश से हमारे सुनने वालों चाहने वालों ने भेजी है। एक महीने में इनका साइकिल और मोटरसाइकिल चोरी करने का गिरोह हुआ करता, ऐसा भी लोगों ने लिखा जो उस इलाके के रहने वाले हैं। उसके बाद दर्जनों केस चले, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, राइटिंग, दंगा फसाद, इस किस्म के केस। और 2019 में जब इन्होंने ये लास्ट चुनाव लड़ा, जब मेंबर पार्लियामेंट बने, उसमें एक एफिडेविट आजकल आपको पता है सबको देना पड़ता है कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं तो उनकी जानकारी देनी पड़ती है। ये शर्त पहले नहीं थी, जब ये सज्जन पहले इलेक्शन लड़ते आ रहे 1990-91 से, तभी ये शर्त जरूरी नहीं थी, आपको अपना आपराधिक रिकॉर्ड एफिडेविट में नहीं देना पड़ता था। ना ही कोई ऐसा कानून था कि अगर आपको सज़ा हो गई तो आपकी सदस्यता जाती रहेगी। जैसे अभी राहुल गांधी को एक मानहानि के केस में 2 साल की सज़ा हुई और उनको उनके सदस्य लोकसभा के महोदय ने रद्द कर दी।
उनका घर भी खाली करवा लिया गया। हालांकि अभी तक उस कोर्ट में अंतिम फैसला केस में आना बाकी। एक लोअर कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी, अब उसकी अपील हाई कोर्ट में चल रही है। कल मंगलवार को उसकी पेशी है। हाई कोर्ट क्या करता है देखने वाली बात होगी। अगर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को बदल देता है तो क्या लोकसभा के स्पीकर को अपना वो हुक्म वापस लेना पड़ेगा? राहुल गांधी को दोबारा फिर लोकसभा का सदस्य बनाना पड़ेगा? उनका खाली करवाया घर उनको दोबारा वापस देना पड़ेगा? ये देखने की बात है। अब ये हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला है। तो दोस्तों, इस शख्स जब पहले चुनाव लड़ते थे तो इनको इस किस्म का एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं थी। अब 2019 की इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक इन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसमें भी 4 केसेस माने हैं कि मेरे ऊपर 4 केस चल रहे हैं, जिनमें एक अटेम्प्ट टू मर्डर का है, एक डकैती का है, डाका मारने का केस, एक दंगे फसाद का केस है, राइटिंग का, इसी किस्म का एक और केस है। तो 4 केस आज के दिन में भी इनके ऊपर चल रहे हैं। और इतना आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद भी अगर यूपी सरकार, बीजेपी और इनके संगी साथी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के आला अफसर वो इनके साथ खड़े हैं तो ये बात समझ में नहीं आती कि हम किस किस्म के नेता इस देश में पैदा कर रहे हैं, जहाँ उनको पनपने का मौका दे रहे हैं। क्या इसी किस्म के नेता आगे जाके हमारे देश की तकदीर बदलेंगे? आज वो लोग उन खिलाड़ियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। आपको मालूम होगा बहुत सारे जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जिनमें रेसलर भी शामिल हैं, वो कोई नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको हमारी सरकारी अदारे नौकरी देते हैं। उनको ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ जाके उनको वही काम करना है जो उनको दिया जाता है। स्पोर्ट्स कोटे में उनको नौकरियां दी जाती हैं। ये आज से नहीं, ये 50-60 साल से चलन चलता आ रहा है। आपको याद होगा अजीत वाडेकर हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे, वर्ली में उनका ऑफिस हुआ करता था। बलविंदर सिंह संधू जो 1983 का जो वर्ल्ड कप जीत के लाए थे क्रिकेट का, वो आरसीएफ में काम किया करते थे, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसी तरह हमारे हॉकी के ज़्यादा खिलाड़ी रेलवेज के लिए काम करते हैं। बहुत सारे दूसरे खिलाड़ी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन, अपनी HCL, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रेल कोच फैक्ट्री, इस किस्म के आधारों में काम करते हैं। उनमें से काफ़ी सारे मिलिट्री और एयरफोर्स में भी स्पोर्ट्स कोटा से लगे हुए हैं, उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। अब जो खिलाड़ी इनमें से रेसलर जो वहाँ धरने पे बैठे हैं, उनमें से भी बहुत सारे खिलाड़ी इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, एयर इंडिया में, इंडियन एयरलाइंस में पुराने जो लगे हुए हैं। अब तो इंडियन एयरलाइंस ख़त्म हो गई, एयर इंडिया में मर्ज हो गई। इसी तरह रेलवे के बहुत सारे खिलाड़ी। अब जिन लोगों को वहाँ बैठे पाया गया, उनके ऊपर जो सरकारी अदारे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप सरकारी मुलाजिम हो, आप इस तरह धरने पे नहीं बैठ सकते। ऐसी कैसी बात हुई? रेलवे ने ऐसा फरमान जारी नहीं किया। उसके ऊपर ब्रजभूषण जी को इतराज़ है कि रेलवे अपने खिलाड़ियों को क्यों नहीं बोल रही, रेलवे बोर्ड जो है वो क्यों इनको मना नहीं करते कि वहाँ मत बैठो। मतलब अब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है इन खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब देखना होगा कि ये खिलाड़ी उस प्रेशर को कितना मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे, क्योंकि उनकी कमाई जो है वो रेलवे या इस किस्म की नौकरियों की सैलरी से नहीं होती। वहाँ सैलरी तो वही मिलती है जो बाकी सरकारी मुलाजमों को मिलती है।
बल्कि कुछ भत्ते भत्ते कम मिलते हैं उनको, जो रेगुलर एम्प्लॉइज को ज़्यादा मिलते हैं। तो ये तौर तरीके एक तरह से रिप्रेशन का दूसरा नाम होता है। आप दबाना चाहते हो उनकी आवाज़ को, इधर से प्रेशर ला के उधर से प्रेशर ला के उनकी आवाज़ बंद करना चाहते हो, और वो भी उस समय जब पूरे मामले की संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले रखी है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो रही है, तो जांच पूरी हो देने जानी है, और ये मामला यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं है। असल में ब्रजभूषण जी और उनके साथी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में किसी किस्म की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं चाहते। उसके पीछे कारण है। बात ये 6-7 खिलाड़ियों की नहीं है, पहलवानों की नहीं, जिन लड़कियों ने आरोप लगाए हैं। अगर पूरी इंक्वायरी हो गई, ऐसे दर्जनों केस निकलेंगे। इन लोगों को डर इस बात का है। बहुत से लोग जो चुप बैठे हैं, जो देखना चाहते हैं कि इन 7 पहलवानों के साथ क्या होता है, उसके बाद जब मुंह खुलने लगेंगे, बहुत खुलेंगे। ये अंदर की हमें खबर फेडरेशन के सोर्सेज ने दी है। बहुत सारे कोच, ये अकेले प्रधान साहब नहीं, बहुत से सीनियर कोचेज हैं पहलवानों के, जिन लोगों ने बड़े सालों से ये शोषण का धंधा बना रखा है, क्योंकि उनको पॉलिटिकल संरक्षण है, इसलिए किसी ने ये बात आज तक नहीं उठाई। जो इसमें सिफारिशें चलती हैं, अपने चहेतों को चुना जाता है, और जो आगे पहुंचने वाले होते हैं, जो इनका साथ नहीं देते, उनके पर कैसे कतरे जाते हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चालें ये सब सामने आने वाली है। डर उससे लगता है। ये अपने आप को आज बचाने की कोशिश नहीं है, ये एक इस किस्म के शोषण करने वालों का मेलजोल हुआ है। अगर एक का पिटारा खुलता है तो बाकियों के जो स्केल्टन उनकी अलमारी में हैं वो भी सब बाहर आ जाएंगे। डर उस बात का है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट हरकत में है, FIR हो चुकी है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई हैं, उसके बीच में प्रेस में जाके इस किस्म के बयान देने, आज एक ऑडियो टेप उन्होंने रिलीज़ कर दी जिसमें कुछ अजीबोगरीब बातें की हुई हैं। ये एक तरह से इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की जो जांच चल रही है उसको भटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब ये कोशिशें कामयाब नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल होता है। सवाल ये है कि इनको बचाया क्यों जा रहा है। यूपी के 6-7 बड़े ज़िलों में इनका बहुत बड़ा होल्ड है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, इतने सालों से बना के रखी हुई, और उन 5-6 ज़िलों में अपनी शाख बीजेपी नहीं गंवाना चाहती। अभी चंद महीनों में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो वहाँ से जो 7-8 मेंबर पार्लियामेंट उन इलाकों से चुन के आते हैं, उनकी जीत हार पे एक सवाल बन सकता है। इसलिए इनको बचाया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में वाकई ही बच जाएंगे। और जब आप राज सत्ता में होते हो तो आपके खिलाफ चल रहे केसों की रफ्तार भी स्लो हो जाती है, तारीख पे तारीख चलती है, फैसला आने में डिले होता है, क्योंकि अगर फैसला आ गया तो आपकी सदस्यता जाएगी। इसलिए हर किस्म के हथकंडे अपनाए जाते हैं कि किसी तरह से फैसले को टाला जाए। इसीलिए इतने सालों से केस चल रहे हैं। किसी न किसी को ये कोई इस किस्म की कानूनी प्रक्रिया चालू करनी चाहिए कि जिन पॉलिटिशियंस के खिलाफ इतने साल से केस चल रहे हैं, उनको आने वाले 6 महीने में ख़त्म करने की हिदायत होनी चाहिए। जहाँ जहाँ केस चलते हैं उनके जजेस को इस किस्म का कोई डायरेक्शन देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को, कि आप एक टाइम बाउंड तरीके से राजनीतिक लोगों के केसेस डिसाइड कीजिए।
अगर बेकसूर है तो छोड़ दीजिए, अगर कसूर किया है तो सज़ा दीजिए, लेकिन केसेस को लंबित मत रखिए। तो बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है। अभी ऊँट किस करवट बैठता है वो आपको महाराष्ट्र में तो पता चल गया। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट की इलेक्शन में 187 सीटों पे जो इलेक्शन हुई थी उनमें से बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन को सिर्फ 47 सीटें मिली है। बाकी सब पुरानी शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर बाकी सब सीटों पे कब्जा कर लिया। अभी कर्नाटक में जो अभी तक सर्वे आए हैं, गोदी मीडिया भी मान गया, उनके टीवी चैनल भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब उसके बाद मध्य प्रदेश गुजरात की इलेक्शन भी आने वाली है, वहाँ भी देख लेना आप, बहुत उल्ट फेर होने वाले हैं। तो इसलिए बीजेपी को कहीं अंदर खाते अपना वोट बैंक बचाए रखना है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट 80 के करीब चुन के आते हैं। वो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बरकरार रखना चाहते हैं। उसके लिए भले इनको किसी किस्म के कंप्रोमाइज़ करने पड़े, अपनी शाख के साथ खिलवाड़ करना पड़े, वो भी कर लेंगे। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि कल जब स्टेटमेंट्स पूरी रिकॉर्ड हो जाएंगी, उसके बाद जब ब्रजभूषण की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, उसके साथ गिरफ्तारी होती है या नहीं होती, क्योंकि ऐसे केसेस के बाद इमीडिएट गिरफ्तारी इसलिए ज़रूरी होती है, नहीं तो क्योंकि जो इस किस्म के पावरफुल लोग होते हैं वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और जो एविडेंस होती है उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। देखने आने वाले दिनों में क्या होता है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।